नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत 18 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है और किसान संगठन भारत बंद के दौरान सड़क पर उतरे। पंजाब, बंगाल समेत कई राज्यों में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने रेल रोक दी। बैंक यूनियन ने बंद का समर्थन किया, लेकिन वो हड़ताल पर नहीं गए। पंजाब में अनेक स्थानों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं राज्य में पेट्रोल डीलर्स ने भी बंद के समर्थन में पेट्रोल पंप को बंद रखा। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात की जाए, यहां पर विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल ने भारत बंद को समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन पर सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया और पटरी पर लेटकर नारेबाजी भी की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां पर मौजूद कुछ लोग ट्रेन के इंजन के सामने आ गए। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर हिरासत में भी लिया और ट्रेन को रवाना किया गया। महाराष्ट्र की बात की जाए, वहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बंद का समर्थन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक दिन के अनशन पर बैठ गए। अन्ना हजारे ने कहा कि देश में आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वो किसानों के हित में कदम उठाए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर भारत बंद जो हुआ उसका कितना असर हुआ और क्या वाकई अब सरकार के लिए जो चिंता है वो गंभीर है। किस तरह का मैसेज गया, क्या संदेश गया, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो भारत बंद बुलाया था अब उसका असर क्या होगा। क्या सरकार अब बैकफुट पे आएगी और आखिर भारत बंद से पहले क्यों नहीं विकल्प तलाशे गए बातचीत के, ताकि ये जो बंद से नुकसान हुआ है वो ना होता। चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ देवेंद्र सिंह है, किसान नेता। इसके अलावा दयाराम भार्गव है, प्रवक्ता सुभाषपा के, और शाहिद खान है, नेता कांग्रेस के। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन सवाल जो है उस पर हम आए उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल भारत बंद का जो असर है वो कहां कहां रहा और किन किन राज्यों में इसका ज्यादा असर रहा। तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पे भी बंद का असर दिखाई दिया। इसके अलावा ओडिशा में भी इस बंद का असर दिखा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कई दूसरे राज्य जो हैं, झारखंड में भी इस बंद का असर दिखाई दिया। और जाहिर तौर पर कई राज्यों में बंद का असर दिखाई दिया, लेकिन कई राज्यों में बंद का असर बिल्कुल ना के बराबर रहा। बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो वहां पर सीएम योगी ने पहले से तैयारियों के लिए कहा था, निर्देशित किया था। वहां पर कई जगह ऐसी रही जहां पर समर्थन किया गया है, पार्टियों ने समर्थन किया है और वो सड़कों पर उतरे। लेकिन कुछ जगह ऐसी रही जहां पर लोगों ने सामान्य जो रोज का उनका जीवन होता है वैसे ही आज का दिन भी व्यतीत किया है और लोग सड़कों पर निकले भी हैं और इस बंद का असर नजर नहीं आया। लेकिन इसके बाद सवाल ये, क्या आज जो भारत बंद किया गया है उसका असर कल की मीटिंग के बाद देखने को मिलेगा? लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज गृह मंत्री ने शाम को 7 बजे एक बैठक बुलाई है, उसमें भी बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है। इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जो किसानों का आंदोलन है वो खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह से 5वें दौर की बातचीत हुई और अब एक बार फिर से 6ठे दौर की बातचीत होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश भी मिलता है कि किसान भी बैकफुट पर नहीं आएंगे और सरकार भी नहीं आएगी। बिल्कुल, और कैसे हल निकलेगा, रास्ता कैसे निकलेगा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और कोई उसमें रास्ता नहीं निकला। 5वें दौर की जब बातचीत होनी थी मेघना, तभी उससे पहले ही किसानों ने यह अल्टीमेटम दे दिया था कि हम 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। बावजूद इसके जो अगली तारीख तय की गई वो 9 दिसंबर की गई सरकार की तरफ से कि 9 को एक बार फिर बैठेंगे। तो क्या इंतजार किया गया कि भारत बंद हो, ये जो आर्थिक नुकसान है देश का वो हो, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। आज शाम को भी एक बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। ऐसे में कई बुनियादी सवाल हैं कि सरकार कितनी गंभीर है और जो मांग किसान कर रहे हैं उसमें देरी क्यों की जा रही है। एक दौर की बातचीत 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अब तक निकल चुके हैं। अब 6ठे दौर की जो चर्चा है वो 9 दिसंबर को होगी। लेकिन उससे पहले क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बंद से पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए, ये एक बुनियादी सवाल आज भी है। और सवाल ये भी कि आखिर इस बंद के बाद इसका कितना व्यापक असर अब सरकार पर पड़ेगा। बिल्कुल राजेश, अगर देखा जाए एमएसपी को लेकर बार बार देश का किसान और अन्नदाता ये कहता रहा है कि एमएसपी को लेकर लिखित में कानून दे दिया जाए और एमएसपी को लेकर जो आश्वासन सरकार वर्बली दे रही है, मौखिक रूप से दे रही है, उन्हें लिखित तौर पर दे दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, इस सवाल का जो जवाब है उसको तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बंद का कितना असर है वो आपको बता रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हरियाणा की बात की जाए, भारत बंद के समर्थन में कई जगह दुकानें बंद रही, हालांकि कई जगहों पर असर नहीं दिखाई दिया। अमृतसर की बात की जाए, भारत बंद के समर्थन में दुकानें बंद की
क्योंकि वहां पर लोग समर्थन करते हुए नजर आए। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और विपक्षी पार्टियां भी लगातार समर्थन दे रही हैं। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने भी जादवपुर में रेल रोकी है। विशाखापट्टनम की बात की जाए, लेफ्ट पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यानी कि जो पार्टियां हैं वो ज्यादा समर्थन कर रही है, लेकिन किसानों का भी ये कहना है कि हम नहीं चाहते हमारा ये जो मुद्दा है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहे या फिर कोई भी नेता हमारे मंच पर आए। उनका कहना है कि अपनी आवाज हम खुद सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है। और बंद का किस तरीके का असर रहा, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें दिखाइए अलग अलग जगह की, किस तरीके का जो असर है वो बंद का दिखाई दिया। कहीं पे रेल रोकी गई, कहीं पे अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए गए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, श्रावस्ती, सुल्तानपुर। इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का जो बंद था उसका कितना असर रहा। कहां मिला जुला असर था, कहां पे असर नहीं पड़ा और कहां पे ट्रेनें रोक दी गई, कहां पे सड़कें पूरी तरीके से बंद रही, कहां बाजार बंद रहे। इन तस्वीरों को देख के इस बंद का असर समझा जा सकता है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें आपके सामने जिससे आप ये समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आपको तस्वीरें दिखाई थी, उत्तराखंड की आप 9 तस्वीरें देखिए। सितारगंज, पौड़ी, रुड़की, रुद्रपुर, लालकुआं, किच्छा, हरिद्वार, गदरपुर, डोईवाला की तस्वीर देखिए। पुतला यहां पर फूका जा रहा है और कुछ जगहों पर कार्यकर्ता जमावड़ा लगाकर खड़े हो गए अलग अलग पार्टी के। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इस बार काफी कामयाब साबित होती हुई नजर आई। सामान्य जीवन, लालकुआं में तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जैसे कि वहां पर आज सामान्य दिन रहा है, बिल्कुल लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन किच्छा की तस्वीर बिल्कुल विपरीत तस्वीर है, वहां पर दुकानें बंद रही हैं। यानी कि ये मिला जुला असर आज इस बंद का नजर आया है। बिल्कुल, और ये एक जरूर चिंता अब सरकार की भी बढ़ेगी, और क्योंकि शायद सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी कि किस तरीके का भारत बंद होता है, कितना समर्थन किसानों को मिलता है। लेकिन 18 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस बंद का समर्थन कर रही थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी, सपा, दूसरे कई राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने इसका समर्थन किया। यहां तक कि जो सहयोगी रहे हैं वो भी, जिन्होंने, चाहे अकाली दल हो जो इसी कानून को लेकर अलग हो गए थे, शिवसेना हो, वो भी एक वक्त था जब साथ थे, लेकिन आज इसी कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में वो नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर चूक कहां पे हुई है और क्यों सरकार किसानों को या विपक्षी दलों को या फिर अपने सहयोगियों को समझा नहीं पाई कि जो सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में है, वो उन लोगों को क्यों नहीं समझा पाई कि आखिर इससे क्या हित होगा। बिल्कुल, और राजेश आज बड़ी बात यह भी सामने आई, कई नेताओं को नजरबंद किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो जानकारी सामने आई थी वो गलत निकली। अरविंद केजरीवाल को नजरबंद नहीं किया गया था, लेकिन बाद में तमाम आरोप लगाए गए आप कार्यकर्ताओं की तरफ सरकार पर कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं दूसरे उत्तर प्रदेश में भी कई नेता राजेश ऐसे रहे जिनको नजरबंद किया गया था। उनमें से कुछ हमारे से जुड़े भी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि सरकार हमें दबाना चाहती है, सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। लेकिन तर्क जो पक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से रखा गया वो ये था कि ये पार्टियां उपद्रव फैलाएंगी, इसीलिए इन्हें नजरबंद किया गया। बिल्कुल, और एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। गौरव मिश्रा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शाहिद खान नेता कांग्रेस, देवेंद्र सिंह किसान नेता, वंशराज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अंकित अरोड़ा है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा दयाराम भार्गव है सुभाषपा से। तो अब समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बंद से क्या हुआ, आगे की क्या रणनीति है। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, आज जो तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई और आप खुद जानते हैं किस तरीके का असर रहा, क्या उससे मैसेज गया है, आगे क्या कुछ होने की संभावना? देखिए, व्यापक असर रहा है, और अगर जैसे तस्वीरों में दिखाया जा रहा था कि सिर्फ पार्टियां ही नहीं कर रही थी, पार्टियों के आप ये तुलना करिए, दो चीज हम तुलना करना चाहेंगे। एक तो सत्ता के लिए पार्टियां लड़ती हैं और बार बार विपक्ष कहता रहा है कि ईवीएम के माध्यम से अमित शाह ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सत्ता हथिया लेते हैं। हाँ। उसमें सारे विपक्षी जितने विपक्ष वाले हैं, हाँ, वो एकजुट नहीं हो पाते हैं। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसानों के मुद्दों पे विभिन्न राजनीतिक दल एक हो करके अगर खड़ा हो रहे हैं तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। जिस किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाकर के संबोधन करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, उनको तो आप खालिस्तानी बोल देते हो, और वही अगर आपको समर्थन करते हैं, किसानों को समर्थन कहते हैं तो कहते हो कि विदेश का लोग इंटरफेयर ना करें, जबकि वो तो आपके लोग हैं भाई। हाँ। तो एक तो बृहद रूप से आंदोलन ये सफल रहा है, बहुत शानदार रहा है। आप पड़ोस गाजियाबाद में देख लीजिए, जगह जगह पुलिस नाकाबंदी की हुई है, आप बाहर नहीं निकल सकते। इतना अन्ना आंदोलन की बात करें तो अन्ना आंदोलन में कांग्रेस ऐसे नहीं करती थी कि जगह जगह पुलिस लगाकर बैरिकेडिंग लगवा करके रास्ता रुकवा दे, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि किसानों का आंदोलन में जो किसान अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, कारपोरेट घराना से लेकर सबका पेट भरता है,
उस आंदोलन को दबाने के लिए योगी सरकार यहाँ जब एनसीआर में देख लीजिए, गाजियाबाद की बात करिए, गाजियाबाद में भाई साहब कहीं हापुड़ चुंगी कहीं भी देख लीजिए, जगह जगह पुलिस लगाई गई है रोकने के लिए। क्या है, क्या योगी जी अन्न नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं, सब लोग अन्न खाते हैं। देवेंद्र जी, आपका ये जो सवाल है इसका जवाब हम गौरव जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल है कि जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां, लगातार उनकी तरफ से ट्रेनें रोकी गई, पुतला फूका गया, टायर जलाए गए, ये कितना अच्छा था या फिर आपके आंदोलन के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? जबकि ये कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से कि हम नहीं चाहते कोई भी नेता, किसी पार्टी का नेता हमारे मंच पर आकर हमारे लिए आवाज बुलंद करे। देवेंद्र जी, आपसे सवाल है। अच्छा, एक्चुअली देखिए, हम पहले से भी कहते आए हैं कि जैसे पिछले दफा इतिहास, जैसे दर्पण होता है कि बड़ा फ्रंट का साइज में बड़ा होता है, लेफ्ट साइड में छोटा दर्पण होता है पीछे के देखने के लिए, तो बहुत चीजें हैं कि जब जब आप कल के आंदोलन देखिए, समाजवादी पार्टी कूद गई है किसानों आंदोलन में। पहले दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की जो भी पार्टी है वो इसमें किसानों कूद गई, लेकिन पहले दिन से है तो उसके ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन समाजवाद, झंडा बैनर का उपयोग आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, आपको देखना, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक सोई रही, बसपा सोई रही, जग करके अगर आप फील्ड में आती हैं, लेकिन वो अपना झंडा लेकर उपयोग कर रही हैं, झंडा बैनर लगा करके रेल के नीचे कूद रहे हैं जमकर। ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं, समर्थन करिए तो अपना टोपी हटाइए ना, उनके भीड़ का हिस्सा होइए, किसानों का आंदोलन के भीड़ का हिस्सा होइए। आप तो अपना शुद्ध रूप से लोग राजनीति करें, इसके अलावा कोई नहीं, तो कैसे उनको मंच कैसे दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता मंच। कपीश जी, पार्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगाया जा रहा है, अपनी टोपी और झंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसानों को पीछे क्यों किया जा रहा है आखिर? कपीश जी, सुन पा रहे हैं हमें? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है वहां तक। गौरव जी, जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, आज 8 दिसंबर है और आज 8 दिसंबर 3 बजे तक भारत बंद रहा, हालात आपने भी देखे, कई जगहों पर असर नजर आया, लेकिन क्या कल की वार्ता से हल निकल पाएगा अगर अब तक नहीं निकल पाया तो? देखिए, जब दोनों ही पक्षों को देखना पड़ेगा और सरकार ने साफ साफ शब्दों में सभी वार्ता के बाद स्पष्ट किया है कि हम इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हैं, परंतु जब एक पक्ष जो है सीधे रिजल्ट लेकर के गया है, सीधे अपना फैसला सुनाने गया है, तो उस परिस्थिति में थोड़ा विलंब हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक कुछ न कुछ फैसला आएगा और सरकार गंभीरता से किसानों के उन विषयों को, उन पहलुओं को भी बारीकी से अध्ययन करके उसके पक्ष में भी फैसला लेगी जो किसानों की वास्तविक चिंताएं। नहीं, गौरव मिश्रा, वास्तविक चिंता क्या लगती है? हाँ, एक सेकंड, वास्तविक चिंता आपको क्या लगती है? क्या वास्तविक चिंता क्या है किसानों की? चिंता क्या है ये भी जानेंगे। कपीश जी को आवाज नहीं जा रही, उन तक आवाज पहुंचाए। और दूसरी चीज ये कि गौरव, आपके पास मैं आऊंगा और ये समझना चाहेंगे कि आप लोग क्या भारत बंद का इंतजार कर रहे थे कि 9 तारीख को बात होगी और 8 को पहले भारत बंद है, तब बावजूद इसके जब ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, इंतजार किया गया, तारीख 9 दिसंबर तय की गई। अरे ये 7 तारीख को भी तो बात हो सकती थी ताकि आज जो नुकसान हुआ है वो ना होता। बिल्कुल। गौरव मिश्रा, आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। अंकित जी, देखिए हालात आपने देखे, आज क्या तस्वीरें सामने आई, मिली जुली तस्वीरें सामने आई है। कहीं पर ये जो भारत बंद है बेअसर हुआ है, लेकिन कहीं पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। आखिर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रही है? आखिर इसका कारण क्या मानते हैं आप? चाहूंगा कि अगर किसान आंदोलन को उतर रहा है और सड़क पर उतर रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी। बट इस बात को समझने की भी जरूरत है कि जो कम्युनिकेशन गैप है किसानों और सरकार के बीच, जिसका फायदा, जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने किसान बिल को व्यक्तिगत तौर से पढ़ा है, सिर्फ पैनल पे बैठने के लिए, डिबेट पे बैठने के लिए नहीं, उसको समझा है। एक किसान की बात है, मैं किसान नहीं हूँ, बट एक जो बायलॉज बनाए गए हैं, एक ट्रांजिशंस बनाए गए हैं, अगर उसको समझा जाए तो बहुत तरीके से किसानों को फायदा होगा। ये भारत सरकार की कुछ कमियां रह गई कि उस कम्युनिकेशन को वो आखिरी इंसान तक, आखिरी किसान तक नहीं पहुंचा पाए जी। और ये नतीजा है कि आप किसान रोड पर हैं। नहीं, सरकार तो अपने सहयोगियों की भी नहीं समझा पाई, विपक्षी दलों को भी नहीं समझा पाई अंकित, और किसानों को कैसे समझा पाएगी? जब आप अपने सहयोगियों को, अकाली दल आपको छोड़ के चला गया, केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे विपक्षी दल जो हैं वो भी मुखर हैं, तो आप समझा किसको पाए हैं? ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत सरकार को बदनाम करने का, ये साक्षात है।
इसमें कोई, ये आज रुकी, मैं कह रहा हूँ आज आंदोलन हो रहा है ना, आज 4 महीने बाद दिखेगा, 5 महीने बाद दिखेगा, आपको समझ आएगा। मैं आपको आज के आंकड़े बताता हूँ। 2009 से लेकर 2014 तक 650 करोड़ रुपए का धान सरकार ने खरीदा था, और 2014 से लेकर 2019 तक 50,000 करोड़ का धान खरीदा गया। आप किस किसान के नुकसान की बात कर रहे हैं? और बात एमएसपी की बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी देखिए 200% और 250% धान में और दलहन में वृद्धि हुई है। ठीक है देवेंद्र, आप जवाब दीजिए अंकित को। वो ये समझा रहे हैं कि किसान को कहां नुकसान हुआ है, ये उनके हित में है, ये जो कदम उठाया गया है, ये कानून बनाए गए। देखिए, जैसे कहा जाता है अंकित जी, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी पार्टियां क्या करती हैं, तेरा किसान मेरा किसान, वो पॉलिटिकल पार्टियां अपना किसान बना ली हैं। वैसे अभी सुनने में आ रहा है कि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी किसानों को आज बुलाए हैं। अरे भाई, किस किसान को बुला रहे हो आप? क्यों बुला रहे हो आप? आपके 3 मंत्री गए थे मीटिंग करने के लिए उस पैनल के साथ में, क्या वो फेल हो गए क्या? वो विफल, शुद्ध रूप से विफल हुए ना। आप ये मान, अगर बुला रहे हो किसी किसान को, वहां बुला रहे हो मीटिंग करने के लिए, तो आप पैनल के पास क्यों नहीं जाते? आप सोचिए, पैनल के पास नहीं जाना और खुद आज के आमंत्रण करना किसानों को। एक कहता है कि शुद्ध रूप से तीनों जो मंत्री हैं जो वार्ताकार थे वो फेल हुए हैं। तो फेल करने का आप आशा कर रहे थे कि पहले फेल हो जाए, फिर अगले बार अगले छठवें दौर की वार्ता की जाए। कौन सा इतना गंभीरता है भाई? आप गंभीर लोग नहीं हैं। आप लोग शुद्ध रूप से आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं और किसानों को तोड़ना चाहते हैं ताकि ये टूटे या मेरा किसान जाए, उसे हम वार्ता करें। यही आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। अंकित, बहुत जल्दी से को बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत छोटा सा फैक्ट रखता हूँ, मुझे नहीं पता इन्होंने किसान बिल पढ़ा नहीं पढ़ा, बट मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये भ्रम फैला हुआ है कि लागू होते ही, कानून लागू होते ही जो है मंडियां खत्म हो जाएंगी, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अरे बिल पढ़ना छोड़िए अंकित जी, आप कह रहे हैं कि बिल पढ़े कि नहीं पढ़े, पहले पूछ लीजिए कि आपके तीनों मंत्री बिल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े होते तो संशोधन की बात नहीं करते, बोले ना कि नहीं बहुत बढ़िया है संशोधन। देखिए, मैं आपको बताऊं, इम्प्रोवाइजेशन कुदरत का नियम है, संशोधन करना कोई बुराई नहीं है। हाँ, 4 आदमियों के व्यक्त अपने हो सकते हैं, विचार अपने हो सकते हैं, संशोधन करने में बुराई नहीं है। अगर आप ये कहोगे कानून वापस कर ले, सलाह कर रहा हूँ। ठीक है, दयाराम भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ, तरीके से खड़ा हूँ, उसमें कोई दो राह नहीं है। दयाराम, किसान भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि सरकार राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा हमारे कानून बनाया है, और किस केजरीवाल जी किस सपोर्ट करने आए हैं, किस किसान का समर्थन देने आए हैं। ठीक है अंकित, दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुभाषपा कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पे। मैं सबसे पहले बीजेपी जो प्रवक्ता हमारे बैठे हैं बड़े भाई गौरव मिश्रा जी का, उनका एक जानकारी देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि सरकार तैयार है कुछ बिंदुओं को चर्चा को लेकर के। तो क्या जरूरत पड़ी, क्यों चर्चा कर रहे हो? पंजाब का किसान 2 महीने से जब पंजाब के किसान धरने पे बैठे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक और सांसद जाते थे, हंसी मजाक और ठिठुले करके चले आते थे। 60 दिन का लंबा समय राजेश भाई बहुत बड़ी बात होती है। जब किसानों को लगा इनके अपने सहयोगी अकाली दल इनको छोड़ के चला जाता है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता है। जब वहां के किसानों को ये लगा, पंजाब के किसानों को, कि ये भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता दे करके बहुत बड़ी भूल कर दिए, यानी कि ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी केंद्रीय मंत्री या सांसद हैं, जैसे लगता है कोई टेबलेट खा लियो या इंजेक्शन लगवा लियो, मदमस्त है। जैसे होता ना हाथी, कोई क्या नाम है कुछ फल खा लेता, मदमस्त होता था, उससे आगे पीछे कोई नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मंत्री सारे मदमस्त हो गए हैं। किसानों की थ्योरी ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे अंकित अरोड़ा जी जो कह रहे हैं कि खामियां बिल पढ़ के आना, तो इस देश में जो पढ़े लिखे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बाकी इस देश की 135 करोड़ जनता अनपढ़ है। और हम तो यही समझ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, शिक्षा, रोजगार, सेवा, दवाई पर सब पे आपने बैन लगा दिया। आपने तो यही चाह रहे लोग निरक्षर हो जाए, कोई सवाल ना करे, इसीलिए हमारे अंकित अरोड़ा जी कह रहे हैं पढ़ के आइए। अरे भैया एक बात बताइए, आज के देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय यही बिल कांग्रेस लेके आई थी। उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से क्या कहा था? बोला न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसानों को कोई स्वीकार नहीं है, लिख के देना पड़ेगा, गारंटी के साथ देना पड़ेगा। आप जो ये बिल लाए हैं ये किसानों के हित कर नहीं है। अब आप हमको बताइए, देश के आज के गृह मंत्री
2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह थे। उस समय जब किसानों का 2012 में 13/6/2012 में किसानों ने जब जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह तो वहां जो किसानों के धरना प्रदर्शन में जाते हैं, कहते हैं मैं वो भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है। हाँ। किसान अन्नदाता है, हम तो इसलिए आए हैं, किसान हमें बुलाए या ना बुलाए, लेकिन किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। और सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था किसान की मांग जायज है, न्यूनतम मूल्य समर्थन मिलना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ ठीक जवाब लेते किसानों के हित कर नहीं है। हाँ, गौरव मिश्रा, जब विपक्ष में होते हैं तो किसानों का दर्द समझ आता है, तब उनके बीच में भी चले जाते हैं। आज जब सत्ता पक्ष में है तब क्यों नहीं जल्दबाजी दिखाई जा रही? कानून पास करने में जितनी जल्दबाजी हुई थी, अब हल निकालने में क्यों नहीं निकाली जा रही? देखिए, आधी अधूरी जानकारी किसी प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके नहीं बोलना चाहिए। एमएसपी को लागत से 1.5 गुना मूल्य पे लागू करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और ये एपीएमसी की जो मंडियां हैं, ये राज्यों के अधीन आती हैं। और आपको बता दें कि मंडियों से बाहर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो उत्पाद बेचा जाता है, उसके लिए राज्यों ने अलग अलग स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों ने भी और अन्य राज्यों ने भी भावांतर योजनाएं चला रखी हैं। और उस पर खरीद होती है और उसका जो भाव का जो अंतर होता है उसको दिया जाता है। तो कम से कम ये जानकारी दुरुस्त रखें। ये आंदोलन जो एक प्रोजेक्ट किया गया, एक पेंट किया गया, एक डिजाइन किया गया इस तरीके से मुद्दा विहीन विपक्ष के द्वारा 12-13 दल मिलकर के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप में आकर के वो सोचे कि पूरे देश गौरव जी जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप कोई मुद्दा उठाए, कोई बात नहीं। भाई जी से मैं अपने भाई से जानना चाहता हूँ, 2013 का अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी क्यों टूट गई थी? आप बताइए। कालाधन की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, 15 लाख देने की बात करती थी, 8 दिन लाने की बात करती थी, 2 करोड़ हजार रुपए देने की बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ मिल गई? ये सारे मुद्दे आपके कहाँ हैं? सारी चीजें आप लेके आते देश में। अरे आपने काम क्या किया? आपने अडानी को देने का काम किया, देश के किसानों को आपने गुमराह करने का काम किया। इस देश का जनता जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक आंकड़ा दे रहे हैं मिश्रा जी, टेलीविजन के माध्यम से मिश्रा जी आपको एक आंकड़ा हम दे रहे हैं, एक आंकड़ा दे रहे हैं। आप भी कभी भारत बंद किए थे, वो गुंडई सबने देखा है कि कैसे तोड़ फोड़ ट्रकों को तोड़ते थे, गाड़ियों को जलाते थे। एक गुंडई था, एक गुंडई था आपका। और एक आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, अडानी का अंबानी का आंकड़ा दिखा रहा हूं आपको। याद रखिए 2013 में 6,000 करोड़ टर्नओवर था अडानी का। पहले आप जाकर के अडानी का 6,000 करोड़ टर्नओवर था 2013 में। आज 1,80,000 करोड़ टर्नओवर पहुंच चुका है। लेकिन अडानी को कभी तकलीफ, कभी किसी कारपोरेट घराने को धरना प्रदर्शन करते देखे? जिसके फंडिंग से आप ताजमहल बनवाते हो, जिसके फंडिंग से आप धरना प्रदर्शन के लिए पंडाल सजवाते हो, जिसके फंडिंग से आप अपना चुनावी, ठीक है, शाहिद खान कुछ कह रहे हो, आपके अंदर नहीं है। शाहिद खान, देखिए राजेश जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना है। अभी मैं बीजेपी के जो हमारे मित्र बैठे हैं गौरव मिश्रा जी, मैं उनसे चाहता हूं कि वो एटलीस्ट वो ध्यान से सुने। अभी ये बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से देश बंद है। मैं आपको बता रहा हूं देश पूरी तरीके से बंद है। कांग्रेस के नेताओं को, अदर पार्टियों के नेताओं को रात को 2-2 बजे उठा लिया गया है। और जो लोग दुकान नहीं खोल रहे थे उनके यहां जाके इनके वर्दीधारी नतमस्तक हो रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई आप दुकान खोलिए। अब आप क्या करेगा वो दुकान वाला आदमी कि बेचारा वो तो मजबूर है। ये वही योगी जी हैं जो सांसद में रोए थे। अब मैं आपको दूसरा एक और आंकड़ा दे दूं, ये वही अमित शाह जी हैं जो 27 तारीख और 26 तारीख को लाइव बोल रहे थे कि किसान भाई दिल्ली में आके धरना दें, 3 तारीख को हम बात करेंगे। ऐसा क्या हो गया अमित शाह जी को कि कल प्लानिंग है बात करने की, रात को ही बुला लिया गया। यानी कि उनको एहसास हो गया है कि अन्नदाता न डरा है न डरेगा। जिस तरीके से, जितनी स्पीड से इन लोगों ने कानून को पास किया है, अंधे कानून को, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इस कानून को पास करने की? मैं कहता हूं किसान भाइयों, जब तक ये
कानून वापस नहीं होता, बिल्कुल भी मत मानना, इससे नीचे कुछ कबूल नहीं है। लेकिन ठीक है शाहिद खान, ये आपका स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है, लेकिन इसी तरीके का बिल जब 2012 में यूपीए 2 लेकर आ रही थी, तब सदन में खड़े होकर कपिल सिब्बल जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस तरीके का कानून होना चाहिए, बिचौलियों को खत्म किया जाना चाहिए। तब आप लोग पक्ष में थे, आज सियासी फायदा उठाने के लिए विपक्ष में आ गए। देखिए, हम लोग उसमें पक्ष में थे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं के और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, मनमोहन सिंह जी के सामने नोटबंदी का ही प्रस्ताव था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कानून बना तो ठोक दिया गया। अगर कानून बना तो माननीय टिकैत साहब कांग्रेस नेता के साथ में वार्ता करने के लिए पीएमओ ऑफिस में बैठते थे, रोड नहीं खुदवाई जाती थी। आज किसानों ने समर्थन नहीं दिया। जब इन्हीं लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने इनके आंख बंद वाले कानून पे, लॉकडाउन पे जब समर्थन दिया, जब ये लोग भारतीय थे, आज पेट के लिए रो रहे हैं, तो क्या ये लोग भारतीय नहीं है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पार्टी पे ये है कि ये हर आदमी को एंटी नेशनल समझ लेती है। किया था उस कानून को बनाने के लिए, मौका नहीं मिला, वो अलग बात है, जनता ने मौका नहीं दिया। यहाँ पर जनता मौका देकर परेशान हो रही है, बस ये फर्क है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का ये होता है कि हाथी के दांत दिखाने का और खाने कुछ और, सत्ता में रहेंगे तो कुछ और बोलेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो कुछ और बोलेंगे। वंशराज के पास चलते हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। वंशराज, आप ये बताएं कि आरोप ये पार्टी लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है, दिल्ली पुलिस ये कह रही है नहीं ऐसा नहीं है। पहले तो उससे पर्दा उठाएं, सच क्या है, उसके बाद आगे सवाल पूछेंगे आपसे भी, आपकी सियासत पे भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज का जो इस तरीके से बंद आह्वान किया था किसानों ने, पूरे देश के किसानों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम जो किसान संगठन है, राजनीतिक दल है, जिन्होंने इसका सपोर्ट किया। जो देश के अन्नदाताओं का अन्न खाते हैं उन्होंने इसका सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान का अन्न खाते होंगे शायद उन्होंने इसका विरोध किया होगा। दूसरी चीज, अभी आपने मुझसे पूछा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आज सुबह जो नजरबंद किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये काला कानून अध्यादेश के जरिए पास हुआ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने जब इसका विरोध किया, जब उनसे माइक टूट गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग उनको अराजक बता रहे थे, लेकिन माननीय सांसद जी, मुझे गर्व है कि सांसद जी ने उस दिन इसीलिए माइक तोड़ा था ताकि आज जो किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही है ये ना हो सके। नहीं, नजरबंद किया गया था या फिर नहीं, इसका तो जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुबह आज जब नजरबंद कर लिया गया, तमाम वहाँ के दिल्ली पुलिस के लोग, आपको जानकारी है कि उनको नजरबंद क्यों किया गया? आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को नजरबंद इसलिए किया गया, हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने केंद्र की तानाशाह सरकार को 9 स्टेडियम जो जेल बनाने के लिए सरकार मांग रही थी उसको देने से मना कर दिया। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर को जेल बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वंशराज जी, इतनी पावर कैसे आ गई दिल्ली पुलिस के पास कि वो सीएम को नजरबंद कर लेती है, उसके बाद कहती है हमने ऐसा नहीं किया? जी, इतनी पावर दिल्ली पुलिस के पास आ गई कि वो कहती है कि हमने सीएम को नजरबंद नहीं किया, लेकिन सीएम नजरबंद है। अरे मैम, आपको जानकारी नहीं है कि दिल्ली पुलिस का एक दरोगा अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापा मार देता है। उत्तर प्रदेश में किसी दरोगा की औकात है कि किसी विधायक के घर चला जाए? ठीक है, गौरव जी क्लियर कीजिए। एक सेकंड वंशराज, एक सेकंड, मैं बहुत देर से आपके पास नहीं आया था, इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपको दूंगा। एक सवाल ये भी है कि आप आज जिन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, इसमें से एक दिल्ली सरकार एक को मंजूरी दे चुकी है, ऐसा दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है, दूसरी तरफ अधिसूचना जारी कर देते। आप इस जानकारी को आपको ठीक करना पड़ेगा कि आप जानिए, जब भी कोई कानून केंद्र सरकार के थ्रू आएगा तो किसी राज्य के अंडर में नहीं कि उसको लागू करे कि ना लागू करे। इसलिए वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं कि हम उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं लागू कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने जो नियम कानून बना दिया है उसका हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंडर में लागू करना ना लागू करना ऑटोमेटिक लागू होगा। वो तो जब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है तो उसको आप कैसे रोक पाइएगा? ठीक है, अंकित इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो इसका गणित समझाएंगे। अंकित। वंशराज जी, मैं इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की, सेंट्रल कुछ लागू करती है तो राज्य के पास इंडिपेंडेंसी होती है उसको तय करना। उन्होंने तो केजरीवाल जी ने तो गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, एक बार भी एप्लीकेशन भी डाली अगर उनको विरोध करना था। अरे अपना विचार तो रख सकते थे, एक सीएम है, एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, अपना विचार तो रख सकते थे, उन्होंने एक विचार भी नहीं रखा और आज उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग। वो आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, आप लोग तो इसी कमरे में चले जा रहे हैं।
उनका सोचो, जो गरीब बेचारे किसान जो रोड पे रात ठंड में सो रहे हैं, जो वरिष्ठ नागरिक वहाँ पे ठंड से कांप रहे हैं, उनका सोचिए आप। ना होता है संवाद, इससे समाधान निकलता है। मुझे तो अंकित जी मुझे लगता है कि आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। अब विश्लेषक पता नहीं कैसे हो गए, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपना आंकड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। और दिल्ली में कौन सा कानून लागू होता है आपको पता होना चाहिए। शुद्ध रूप से बीजेपी की आप भाषा बोल रहे हो, आप पता नहीं कैसे राजनीतिक विश्लेषक, मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप पहले पढ़िए, आप दिल्ली का रूल पढ़िए, आप किसानों की बात नहीं कर रहे। ठीक है अंकित जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब आप राज्यों की बात कर रहे हैं तो फिर क्या पंजाब की भूमिका कुछ और हो सकती थी इस आंदोलन को बढ़ाने या घटाने में? जिस तरह से पंजाब के किसान यहाँ पर आए, क्या पंजाब के सीएम इस आंदोलन को कम करने में भागीदारी कर सकते थे, जबकि आंदोलन तो बढ़ रहा है? क्योंकि आपसे समझना बहुत जरूरी है, आप राज्यों की बात कर रहे हैं। मेघना जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस बात को समझिए कि अगर पंजाब सरकार चाहती एक अच्छा समाधान निकाल के, एक अच्छा ब्रॉडकास्टिंग करके मीडिया के माध्यम से किसानों तक ये बात पहुंचाया जा सकती थी। अभी सोचिए किसान की पहुंच कहाँ तक है, किसान की पहुंच अपने गांव के प्रधान तक है। अगर प्रधान को नॉलेज नहीं होगी, अगर वो वार्ता नहीं करेगा, तो ये भ्रम तो फैलेगा ही फैलेगा। ठीक है, हाँ, दयाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं एक सेकंड। कपीश जी हमारे साथ हैं, अगर कपीश जी आप सुन पा रहे हैं तो। किसान जो है प्रधानमंत्री के पास या सीएम के पास नहीं पहुंच सकता, ठीक है, लोकल बॉडीज बनी हुई है। हाँ कपीश, आज चूंकि आप लोग कल ही ऐलान किया गया था और कल भी जो घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं उनको हिरासत में लिया गया, कई नेताओं को लिया गया, आज भी आप लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, आज भी कई जगह हिरासत में लिया गया। अब जो बंद का समर्थन किया जा रहा है, चूंकि किसान नेता भी हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि अचानक समाजवादी पार्टी भी जागी है और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अपनी टोपी और झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी जो कार्यकर्ता है वो खुद में भी तो किसान है। हम लोग तो किसानों की पार्टी, गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। तो ये कौन क्या कह रहा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इतना है कि ये आंदोलन किसानों का था और हम लोगों ने उनका समर्थन किया। कपीश जी, ऐसा नहीं है कपीश जी कि तेल देखो, तेल की धार देख रहे थे आप लोग। आंदोलन, किसानों का आंदोलन तो बहुत दिन से हो रहा है, 13-14 नहीं पता नहीं कितने दिन से प्लानिंग चल रही है। आप कहाँ सोए पड़े थे? आप तो सोए हुए थे। अगर आंदोलन करना था, सपोर्ट करना, टोपी हटा देते, झंडा हटा देते। अगर किसान है, पार्टी का कार्यकर्ता भी किसान है, तो किसान के रूप में आता, वो तो पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर कोई सियासी दल आ रहा है आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपको समर्थन दे रहा है, तो आपको समर्थन लेना चाहिए। और हम लोग तो शुरू से इस विधेयक का विरोध करते रहे। नहीं, विरोध करते रहे। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जमीन पे रह करके लड़ती रही है। अब तो एसी का हवा लग चुका है आप लोगों को, और नहीं तो झंडा उठाएंगे, गुंडाई करेंगे, रेल की पटरी तोड़ेंगे, रेल की पटरी उखाड़ेंगे। अरे भाई, आप टोपी हटा दे तो समर्थन करिए, बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप टोपी बदल क्यों लेकर लड़ा देते भाई? आप चौक से गिरफ्तारी दीजिए ना। देवेंद्र जी, एक बात सुनिए, हर जगह उंगली नहीं की जाती है। अगर आप किसान हैं तो इस बात को समझते होंगे कि परिधान से कोई व्यक्ति किसी के साथ और किसी के साथ नहीं होता है। आदमी मनोभाव और मनोविज्ञान से होता है। इतने दिन बाद कपीश जी, इतने दिन बाद आपको ज्ञान हुआ क्या? इतने दिन बाद सड़क पर उतरने के लिए कब ज्ञान हुआ? कब ज्ञान हुआ? इसीलिए लग रहा है कि राजनीति का अपना पृष्ठभूमि के हिसाब से आप लोग अपना तलाश रहे हैं जमीन। कपीश जी, आप ही की पार्टी की प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़ी थी, उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी के आधे जो है वो किसान है, कार्यकर्ता। तो किसान अगर कार्यकर्ता है तो उसको आपकी पार्टी की जरूरत टोपी की क्या पड़ गई आंदोलन में कूदने के लिए? अगर वो किसान है तो किसान की तरह जाए ना धरने में। क्या किसान किसी दल का सुपर सलार नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या किसी दल का नेता किसान है तो किसान की तरह आंदोलन में क्यों नहीं जा रहा है? अगर हमारा कार्यकर्ता किसान है तो अपना कोई भी परिधान पहुंचेगा, किसान का कोई परिधान नहीं होता है। ठीक है, गौरव मिश्रा, विपक्ष को क्यों नहीं आप लोग प्रदर्शन करने दे रहे, क्यों नहीं इस भारत बंद का समर्थन करने दे रहे? कल भी जब अखिलेश यादव सड़क पे आए, पहले उन्हें घर में नजरबंद किया गया, फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, तो अरविंद केजरीवाल को भी नजरबंद किया गया, उनका भी आरोप है। तो विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? लोकतंत्र में तो आजादी है ना अपनी आवाज को बुलंद करने की। गौरव मिश्रा, अरविंद केजरीवाल तो अपना धरना टूरिज्म करके आ गए बॉर्डर से, और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके सामने गजेंद्र सिंह नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद
अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कि मर गया कि नहीं मर गया, ठीक है, तो उनकी तो ये सच्चाई है। अखिलेश जी पर आ जाइए, ये मुद्दा विहीन समय समय पर कोई ना कोई एक मुद्दा खोजते हैं जिसमें अरे मिश्रा जी, किया जा सके। अरे मिश्रा जी, अगर आप वक्ता हैं तो अपना ज्ञान दुरुस्त करिए, आप दुरुस्त करिए। आपके एक किसान ने आत्महत्या की, पूरा दुनिया देखा। मिश्रा जी, 2019 में महाराष्ट्र में पता है आपको कितने लोगों ने आत्महत्या किया है? 3900 लोगों ने आत्महत्या किया है। आपको पता है? नहीं पता है? पता नहीं कैसे प्रवक्ता आपको बना दिया गया है। आप प्रवक्ता है तो आंकड़ा लेकर साथ में बैठा करिए। एक सेकंड, एक एक करके गौरव आप अपनी बात रखें। कपीश जी एक सेकंड, कपीश जी एक सेकंड, आप सच्चाई पे बात करिए, सच्चाई पे बात करिए, मैं करूंगा आपके साथ। विदर्भ में पानी पहुंचाने का काम किसे, आज विदर्भ जाके घूम के आइए, सबसे ज्यादा किसान वहां। बस यही रेवड़िया बांटो, आप लोग रेवड़िया बांटो, मलाई खिलाओ अडानी अंबानी को। रेवड़ी बांटो किसानों को, मलाई खिलाओ अडानी अंबानी को। वंशराज कुछ कह रहे हैं। हाँ एक सेकंड देवेंद्र, वंशराज कुछ कह रहे हैं। गौरव आप अपनी बात रखिए, आपकी टिप्पणी क्योंकि आप केजरीवाल को दे रहे हैं, वंशराज आपका जवाब देंगे। गौरव मिश्रा, मैं 30 सेकंड में अपनी बात भार्गव जी आ रहा हूं। कितनी बेशर्मी किसान और कृषि से जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो डफली बजा करके और सड़कों पर नाच करके आंदोलन अपना करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता वहां पर? और किसानों ने तो सीधे मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि हमारे आंदोलन में किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना गौरव जी 18 पार्टियां मुद्दा विहीन हो गई है, सिर्फ बीजेपी के पास मुद्दा है, सिर्फ बीजेपी के पास मुद्दा है, 18 पार्टियां समर्थन कर रही है, मुद्दा विहीन हो गई है। वंशराज जी जवाब दीजिए। शर्म नहीं आती, ये आरोप लगा रहे। आज देश के नेताओं के साथ इनको होना चाहिए था। ये लोग जाके जो है अपने दरवाजे पे बुला रहे। अरे आपका नेता उन किसानों के बीच में क्यों नहीं गया? आप लोग उनके बीच में क्यों नहीं गए? गौरव जी, 29 पार्टियों का गठबंधन आप करो, महबूबा के साथ चाय पानी आप करो। किसान गठबंधन के लिए एक साथ आ गए तो बुरा हो गए, अन्नदाता बुरा हो गया। क्या बात है? पेट में दर्द आपके हो रहा है और 370 हमने ही हटाया, महबूबा को बंद हमने ही किया। ये कहिए कि हमने बेचा जितना आप ये कहिए स्वतंत्रता संग्राम का जितनी कंपनियां बची, ठीक है, वो हमने बेचा, ये भी कहिए। एक सेकंड, हमने बेचा, ये भी कहिए। ठीक है, जयराम भार्गव भार्गव जी क्या बनाया था? 38 करोड़ रुपए बांट दिए रेवड़ी की तरह, देश को कर्ज में बांट दिया आप लोगों ने। 70 साल से कहां थे? 70 साल से जिंदा नहीं थे क्या आपको? बांट दिए तो ये 70 साल से कहां मरे पड़े थे आप लोग, ये बताइए ना। 70 साल से कहां मरे पड़े थे? याद रखिए, गलती से सत्ता मिल गई है। ये विपक्ष अगर सही होता, जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सारे विपक्षी बहिष्कार कर दे। ठीक है देवेंद्र, एक सेकंड, ठीक है जयराम भार्गव। देखिए सबसे पहले राजेश भाई, मैं गौरव मिश्रा जी की बात को हमारे बड़े भाई जरा ध्यान से सुने। इन्होंने कहा हमारे कपीश भाई अगर चुप हो जाए तो मैं बात करूं। आप अपनी बात रखें जी। हमारे गौरव भाई ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सरकार में किसान मर जाता है और ये कहते हैं कि लटक जाता है। आपकी बात हमने मान लिया। देश के प्रधानमंत्री जब देश को लॉकडाउन करते हैं, गरीब जनता अपने घर को जाती है, रेलवे टैंक पे कट जाते हैं, देश की जनता लॉकडाउन में जब पैदल अपने घर जाती है, एक्सीडेंट में मर जाती है, लोकसभा जब चलता है, विपक्ष के सांसद जब जवाब मांगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। यही तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे एक कुत्ते के बच्चा भी मर जाता है तो हमें अफसोस होता है। लॉकडाउन में जो हमारा गरीब भाई मारा गया, उसका आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्यों नहीं? राजेश भाई, मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार आंकड़ा नहीं, उनको देना पड़ता, उन गरीबों को देना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुपके रास्ते से निकलने का काम किया। दूसरी बात बताना चाहता हूं, हम मुद्दे से भटक जाते हैं। आज हम किसानों के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए। 7 मार्च 2012 को लोकसभा के संसद में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी। जब किसानों के बिल का मामला आया था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था अड़तिया जो है हमारा पारंपरिक एटीएम है, एटीएम तो आज लाए हैं, लेकिन हमारा अड़तिया एटीएम है। उन्होंने बताया था जब कन्यादान का छोचक करना हो, बिटिया को देखने जाना हो, शादी ब्याह करना हो या बीज का भरण पोषण करना हो, तो किसान ये नहीं देखता था कि हमारा अनाज तैयार है, वो अड़तिया के पास जाता था, वहां से मांग कर लाता था। अड़तिया इसलिए दे देता था कि फसल तैयार होगा तो हमें उसका मिल जाएगा। आज वही भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता
क्यों नहीं अपने स्वर्गीय नेताजी की बातों को मानना चाहते? अरे ये वही भारतीय जनता पार्टी है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को बदल करके भारतीय जनता पार्टी रख देती है और कहती है क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कसमसा रही है। भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मोदी के गोद में बैठ गई है। अरे गुजरातियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी कसमसा रही है। गौरव मिश्रा जी, अरे निकलिए, देश की सारी संपत्तियां भारतीय जनता पार्टी क्या वजह है गुजरातियों को देना चाहती है? सारे ठीके पट्टे गुजरात के लोगों को, सीबीआई गुजराती, डिग्री मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गुजराती, क्या करना चाह रहे भैया? सारी संपत्तियों में गुजरातियों को और बताना चाहिए। अंबानी को आपने जो है तेल देना चाहिए, टेलीकॉम, बिजली, गुजरात का ही नमक खाते हो। ठीक है, अंकित जी बोलना चाह रहे हैं। अंकित जी, राजेश जी और मेघना जी, आपके चैनल के माध्यम से बस सारे विपक्षी पार्टियों के साथ, दलों के साथ एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर सच्ची में दिल से, जमीनी स्तर से किसानों के साथ भावनाएं हैं, अपना चिन्ह, दल चिन्ह हटाकर किसानों के साथ समर्थन करिए। बिल्कुल इसका राजनीतिक कर्ण मत करिए। और मैं कहता हूँ, जब किसान और सरकार आमने सामने हैं तो उन दोनों को वार्तालाप करने के लिए, संवाद करने के लिए, बिल्कुल संवाद होगा तभी समाधान। मीडिएटर बनना चाहिए पार्टियों को, यहाँ पर रोटियां सेकने की बजाय। ठीक है, मेघना जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर किसानों का दर्द जानते भारतीय जनता पार्टी, अगर पंजाब के किसान आ रहे तो उसमें खालिस्तानी आपको नहीं देखना चाहिए था। आपके लोगों ने, तथाकथित लोगों ने चलाया खालिस्तानी है ये। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, राजेश जी आप बताएं, 1947 से पहले, देश आजादी से पहले 121 लोगों को फांसी दिया गया था, उसमें से 93 हमारे पंजाबी भाई थे। 2600 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उसमें से 21 हमारे सिख भाई थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आप लोग छोटी छोटी बातों को हमेशा डैमेज करने का काम करते हैं। कभी आप पीएफआई से जोड़ते हैं, किसान पूरे देश का, किसान किसी राज्य का नहीं होता। किसान देश का है, किसान हरियाणा या पंजाब का नहीं है। शाहिद खान कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहिद खान, देखिए राजेश जी, मैं बहुत देर से डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जा रहा हूं। मेरी जो आज की जो डिबेट है वो किसानों पे है। मेरी जो 2-3 मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे भार्गव जी बड़े गुस्से में बोल रहे हैं, बात बिल्कुल सही है उनकी, निकल जाती चीज़ें, क्योंकि जब आदमी को भड़ास निकलती है ना तो वो रुक नहीं पाता है। आप ये बता दीजिए, मोदी जी ने देश के कोने कोने में देश की भाषा बोली है, फिर किसानों में हिंदुस्तान का किसान और हरियाणा किसान और पंजाब का किसान इतना अलग अलग कैसे हो गया? आप मुझे एक बात बता दीजिए, आज आप इस बात को कह रहे हैं कि किसान जो है सिर्फ हरियाणा का और पंजाब का है। अरे मैं कह रहा हूं, आप अपने पुलिस प्रशासन को हटा लीजिए, आप अपने पुलिस प्रशासन को हटा लीजिए, किसान एक एक निकल के आ जाएगा। और मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए आपको बता दूं, हम रात 2:30 बजे से गिरफ्तार हो रहे हैं। माननीय बीजेपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ अगर मेरी बात सुन रहे हो तो हम रात 2:30 बजे से गिरफ्तार हो रहे हैं, 2:30 बजे से अलग अलग। और अभी भी हम थाने से आए, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष थाने में हैं और उनको बिठाया हुआ है। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं, डिबेट का जो असली टॉपिक है, इन पे डिबेट होनी चाहिए। आप ये बता दीजिए, किसानों के लिए आप बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, अगर ये एक आंकड़ा दे दें तो मैं मान जाऊंगा इनकी बात को। ये 2014 में बिजली का क्या रेट था, आज क्या रेट है, वो डेफिनेशन दे दें। इन्होंने कितना कर्जा माफ किया वो दे दें। इन्होंने जुताई पे कितना टैक्स लगाया वो दे दें। इन्होंने घर घर मीटर ठोक दिए किसानों के और बाद में बिजली कटवा रहे हैं और उन पर FIR हो रही है, उसका आंकड़ा दे दें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से कि जब कल का टाइम है तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप आज बुला रहे हो? बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल, आप कम से कम इन बातों पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, वाजिब होगा, लेकिन ये बताइए, अगर बातचीत की जा रही, दिक्कत कहाँ आ रही है? आज गृह मंत्री कल की जगह आज कर रहे हैं, आज भारत बंद हो गया। हम तो वही कह रहे हैं कि भारत बंद करने के बाद, मैम हम वही कह रहे हैं, भारत बंद करने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद, मैं इस चैनल के जो एंकर हैं उनको दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। उन्होंने पहले ही ये सवाल उठाया था,
राजेश कुमार जी का पहला सवाल था कि पहला सवाल मेरे सहयोगी ने किया नुकसान था, होने के बाद अब आप बुला रहे हो, तो ऐसा क्या है? मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाई अलग अलग राज्यों में इनके ऊपर मुकदमा करवाएं और इनको आज ही क्यों लग गई आखिर? इनको आज ही इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। नुकसान हो रहा है देश का भी, पार्टी का भी, हर आम व्यक्ति का भी। इतनी देर क्यों लग गई आखिर ये सोचने में कि आज शाम को मीटिंग बुलानी है? नहीं, वार्ता तो चल रही है। वार्ता तो जब धरना हुआ उसके पहले भी किसानों से दो राउंड की 26 नवंबर से पहले। ये पाकिस्तान नहीं है कि वार्ता चलती रहेगी, 50 साल वार्ता चलेगी। ये किसान है, कितने कारपोरेट घराने से इतना लंबा आपने वार्ता किया, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। अडानी अंबानी से कितनी बार आपने वार्ता किया, इतना लंबा कितने राउंड में वार्ता किया, ये भी बता दीजिए। किसान बैठा है आपके घर में, वहां वार्ता करने के बजाय आप हैदराबाद में जाकर चुनावी बिगुल फूंक रहे हो और कह रहे वार्ता तो हो रही, वार्ता तो हो रही, क्या मतलब है? किसानों से वार्ता चलेगी। लेकिन गौरव मिश्रा, गौरव आज जो हालात बने हैं, चाहे भारत बंद के हो या फिर विपक्ष का जो किसानों को समर्थन है या आपको घेरने का हो, इसकी जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं सरकार ही है कि 5 दौर की बातचीत हुई तब भी हल नहीं निकला, ना आप हटने को पीछे तैयार है। वो तो देश का किसान है, अपनी बात रखेगा ही। रास्ता तो सरकार को ही निकालना होगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी थी कि भारत बंद ना हो, उससे पहले कोई रास्ता निकले, ये हालात ना बने, उससे पहले कुछ किया जाए। धरना प्रदर्शन बंद, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, परंतु इस धरना प्रदर्शन और बंद के आड़ में इसके पीछे जो साजिश विपक्ष रच रहा है, जो राजनीति कर रहा है, जो अपनी खोई हुई राजनीति तलाशने का प्रयास कर रहा है। गौरव जी मौका कौन दे रहा है? मौका कौन दे रहा है? लेकर बैठे हैं बंगाल में, बिहार में चुनाव करने जाते हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं, वो शायद ही आज तक किसी सरकार ने किया। अगर पंजाब का किसान चल रहा था, आपने रोड बनाने के बजाय रोड क्यों खोदा? आपने इतने बड़े बाड़ियां लगा दिए, आपने भाड़ लगा दिया। अरे भाड़ लगाया, कहाँ लगाया जाता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में लगाया जाता है। किसान तो चलता रह रहा था, उसको भाड़ लगाने की जरूरत पड़ी। तमाम तरह की सेनाओं को आपने लगाने का काम किया। क्या पंजाब का किसान आतंकवादी दिखता था? आपने तरह तरह का नंबर करने का काम किया, लेकिन आप लोग हो गए। आज सरकार ये जान गई है किसान जो मांग रहा है वो आपको मांगना पड़ेगा। अरे किसान का बिल वापस लेने में क्या आपको दिक्कत है? गौरव जी आपको पॉलिसी बनाने का, बैराम जी, गौरव जी आपको क्या पॉलिसी बनाने का, किसान को विरोध प्रदर्शन करने का हक तो है। राजनीतिक पार्टियां अगर आ भी रही हैं, उनको विरोध प्रदर्शन करने का हक तो है। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज बुलंद करना किसका हक नहीं है? बिल्कुल, मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी अपनी बात कहे और पुरजोर विरोध करे। फिर क्यों नजरबंद किया जा रहा है? पुलिस से रुकवाया जा रहा है, बात का नहीं ठीक है गौरव, एक तरफ एक मिनट जयराम जी, एक सेकंड, मानसिकता ही गड़बड़ है। ठीक गौरव, एक सेकंड मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आप डबल बात कर रहे हैं। एक ये कि हाँ प्रदर्शन की इजाजत है, दूसरी तरफ आप करने भी नहीं दे रहे, किसी को घर में नजरबंद कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। वंशराज कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं बहुत देर से। वंशराज जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, बहुत लंबी लंबी ज्ञान की बातें चल रही हैं। मैं 2-3 चीजें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दोनों लोग का। मुझे जरा ये बता दीजिए कि तीनों बिलों में एमएसपी का कानून कहां दर्ज किया गया है? वो एमएसपी जो तय तो है 1867 रुपए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान 800-900 रुपए में बेचने में मजबूर है और वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कानूनी नहीं तो क्या करने जाएगा? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा असीमित भंडारण की जो छूट दे रखी है, तो असीमित भंडारण तो कोई किसान तो करेगा नहीं। कौन करेगा? अडानी करेगा, अंबानी करेगा, जिसने इनको चुनाव लड़वाया है, जिसने चुनावी खर्चा दिया है, वो करेगा सीमित भंडारण। ये लोग जो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि 800-900 रुपए पर बेचने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है किसान? समाप्त होने के इसका कारण बता दीजिए आप। उसको उम्मीद नहीं लग रही है। 800-900 रुपए पर अपना धान बेचने के लिए किसान क्यों मजबूर है? इनको इतिहास याद कराऊंगा मैं, इनको इतिहास बताना चाहता हूँ। कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस दोषी है। देश के लिए कुर्बानी दी थी, उधम सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, लाला लाजपत राय जी ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, तो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं पूरे देश के लिए कुर्बानी दी थी। और ये जो लोग हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर रहे हैं, देश का अन्नदाता पूरे देश का है। और जो राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रही है, वो राजनीतिक पार्टी किसी झुंझुना बजाने के लिए पार्टी नहीं होती। जब भी इस देश के अन्नदाताओं के साथ
आम आदमी के साथ, नागरिकों के साथ जब भी कोई जुर्म जाती होगी, देश की पार्टियों का कर्तव्य बनता है कि देश की जनता के साथ खड़े रहना। कौन लोग हैं ये? लोग हैं जो 2012 के जनता तो खड़ी नहीं है, जनता तो नहीं दिख रही है आपके साथ, जनता भी तो दिखना चाहिए। जनता कहाँ विलुप्त हो गई है? और हाउस अरेस्ट नहीं, लगाया गया है, जब की दुकानें खुलवाई जा रही है, पानी में डूब करना चाहिए। आप ऐसे बात कर रहे हो, पुलिस लगाकर आप बैरियर खड़ा करवा रहे हो, जो जहां आ रहे गिरफ्तार करवा रहे हो, गाड़ियां बंद करवा दिया हो। बात कर रहे हो आ जाए जनता आगे धरना प्रदर्शन करे, क्या बात करते हैं मिश्रा जी आप? ठीक है शाहिद जी, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले बोल रही थी, आपको वक्त दूंगी बहुत, आपको इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। और सवाल मेरा यही है कि लगातार जब कांग्रेस ये बोल रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं किसानों का, तो आखिर किसान और सरकार के बीच की जो बातचीत है उसको स्मूथली क्यों नहीं होने दिया जा रहा? आप बार बार कह रहे हैं किसानों से बंद कमरे में बातचीत मत कीजिए, किसानों से कह रहे हैं एमएसपी वगैरह वापस ये नहीं लेंगे, जो भी कानून बनाए वापस नहीं लेंगे, तब तक आप मानिए मत। आखिर क्या देश का किसान सड़कों पर बैठा रहेगा? अरे आप मीडिएटर बनिए, स्मूथली बातचीत कराइए। आखिर क्यों सरकार को ये कहने का मौका दे रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, भाई हम इस मुद्दे को सुनेंगे ही नहीं? देखिए, आज मेरा ना बहुत लंबे समय से मैं पार्टी की बात अपने टीवी पे रखता हूँ। आज मेरा दिल खुश हो गया जब आपने मुझे बोला कि हम आपको पूरा टाइम देंगे। मैं एक शायरी आपको सुनाता हूँ, उस शायरी के माध्यम से बीजेपी के लोग और राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो जरा ध्यान से सुने। कुछ तो बात है जालिम तेरे किरदार में। मैं इस बात को ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो बात है माननीय प्रधानमंत्री जी आपके किरदार में, वरना ऐसे ही कोई अडानी अंबानी का चौकीदार बनना नहीं सुन सकता। ये जरा नोट कर लें। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी बिना किसी शर्त के किसानों के समर्थन में ये पहले दिन से है। हम इनके हर काले कानून का विरोध करते चले आए जो इन्होंने देश पे ठोका है। और मैं तो देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अब जागी। हम तो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन जब से ही जगा रहे हैं, लेकिन आज मेरा दिल खुश हो रहा है कि जो हमने लाठियां खाई, जो हमारे ऊपर मुकदमे लगे, उन मुकदमों का असर नजर आ रहा है और देश की जनता को यह मैसेज गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज की कसम झूठी खा सकते। वंशराज, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मुझे 30 सेकंड और चाहिए। हाँ। अरे धमका क्यों रहे हैं? ले लीजिए 30 सेकंड। सॉरी सर, हाँ, सॉरी सर, गलती होगी, माफी चाहता हूं मैं सबसे, थोड़ी तेज आवाज थी मेरी। मुझे 30 सेकंड का समय इसलिए चाहिए कि बीजेपी के लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को बात मान लेनी चाहिए कि उन्हें देश चलाने का अनुभव नहीं है, उन्हें देश चलाने का अनुभव बिल्कुल नहीं है और न अनुभव लेना चाहते। ठीक है वंशराज, देश चलाने का अनुभव बिल्कुल नहीं है और न लेना चाहते अनुभव। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते किसान के साथ हैं। देश में जब भी कोई काला कानून ठोका जाएगा, गलत डिसीजन आएगा, हम बीजेपी को नहीं सोने देंगे। अरे बातचीत किससे करें मैम? 8 दिन का गृह मंत्री जी टाइम दे रहे हैं बात का। गृह मंत्री जी तो ये समझ रहे हैं कि गरम गरम ठंडा ठंडा पानी चलवा के किसानों को भगा देंगे। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे ट्वीट आ रहे हैं इनके नेताओं के, किसानों को नहीं डाल रहे। आपकी बहुत कमी है, 10 सेकंड में वंशराज आपको, उसके बाद कपिश जी आपकी बात भी मैं लूंगा। वंशराज बहुत जल्दी से सवाल कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो तो चलिए पूरा देश देख रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बड़ी दुहाई दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो 1 साल पहले जब कमेटी की बैठक हुई थी इस तीनों बिल पे, जिनको उनको जानकारी थी कि देश के नेताओं के साथ कितना बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों चुप बैठे थे? दूसरा, आप मुझे बताइए कि अमित शाह से क्या डील हुई जो रात में जाके उनके 4 दीवारी पे माथा टेकने चले गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह? आज पूरे पंजाब का किसान जब दिल्ली बॉर्डर बैठा हुआ है। अरे अमित शाह जी से आपकी डील होती है, हमारी डील नहीं होती। अमित शाह जी से आपकी डील होती है, हमारी डील नहीं होती। आप कोरोना में हाथ उठा दिए, अमित शाह जी के जाके पैरों में पड़ गए कि दिल्ली को बचा लो। आप यहाँ पे दुहाई दे रहे हैं। आप कोरोना में अमित शाह जी के पैरों में जाके पड़े, आपको याद नहीं है? कपिश जी आपने बात रखें, आपको वक्त कम था, याद नहीं है आपके पास कम आया। कपिश श्रीवास्तव, एक सेकंड, शाहिद भाई वक्त कम था। कपिश श्रीवास्तव बहुत जल्दी से सर। ये मछली बाजार में हाँ वंशराज एक सेकंड, कपिश श्रीवास्तव जल्दी से आखिरी कमेंट।
मैं सीधी एक बात जानता हूँ हाँ। कि आज अगर प्रेशर में ये सरकार दिखाई दे रही है, हाँ। अमित शाह जी अगर आज ही बात करने पे आमादा हुए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की जीत है। और ये किसानों की जीत में विपक्षी दलों का पूरा साथ रहा है। यहाँ जो देवेंद्र सिंह किसान नेता बैठे हुए हैं, इन्हें अगर विपक्ष का साथ व्यक्तिगत रूप से ना चाहिए हो मत लें, लेकिन हमारा तो किसानों से नाता है। और किसान जो असल किसान है, जो रोड पे बैठा है, समाजवादी पार्टी उसके लिए लाठी भी खाई है, मुकदमे भी लिखाई है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के अध्यक्ष बाकायदा गिरफ्तारी दिए और गिरफ्तारी में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो समझिए कि किसान के साथ विपक्षी दलों का स्वागत कीजिए। हम आपके साथ हैं। ये आपका आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन नहीं है। बिल्कुल, ये किसानों का आंदोलन है, राजनीतिक का आंदोलन नहीं है। हाँ। इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेट से आए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे चलिए वक्त की कमी है मेरे पास। साहिब खान जी से मैं जानना चाहता हूँ, नहीं वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं। एक राहुल गांधी कहाँ है? क्यों नहीं किसानों के बाहर खड़ा होते हैं? ठीक। जाकर राहुल गांधी जी को वक्त की कमी में मैं रोकूंगा। राहुल गांधी शुक्रिया गौरव मिश्रा, सतीश श्रीवास्तव, शाहिद खान, देवेंद्र सिंह वंशराज, अंकित अरोड़ा और दयाराम भार्गव, आप सभी का इस गर्मागर्म चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले कल में या आज कोई रास्ता निकलेगा ताकि ये समस्या जो है उसका समाधान हो सके और देश का जो अन्नदाता है जो सड़क पे है वो अपने घर जा सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।